नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे हो ना? तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग हमारे पार्ट 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो सभी अपने हाथों में टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों पास रखोगे। शुरुआत के कुछ प्रश्न हम लोग टेक्स्ट बुक में मार्क करेंगे, जो आप अपने किताब में मार्क करोगे, और उसके बाद प्रश्न उत्तर हम नोटबुक में लिखते हैं, तो आप अपने नोटबुक में वो लिखोगे। और अगर आप कोई प्रश्न पूरा नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे? आप बताओगे, आप अपना हैंड राइज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें। चलिए, पहले सब अपने टेक्स्ट बुक को निकाल लीजिए। तो हम लोग इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। सभी अपने किताबों को अपने हाथ में लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। सही विकल्प छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, सही विकल्प छाट कर। इसमें से कौन सा सही है वो आपको देखना है। तो आप सबको पता है, हम जब प्रश्न पढ़ेंगे तभी आपको उसका उत्तर आपको पता होगा, तो आप अपने आप ही स्वयं से ही टिक कर लीजिएगा। नहीं तो आप देखिए कौन सा सही है। वर्गीकरण आवश्यक होता है। वर्गीकरण आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है हम देखते हैं। पहला, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। तीसरा देखिए, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। चौथा है सभी हेतु, यानी सभी के लिए। तो आप सबको पता है वर्गीकरण क्या है, इन सबके लिए जरूरी है ना? वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए एवं पदार्थों को समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय में सही ऑर्डर में रखने के लिए, सभी के लिए है। तो आप सभी इसको टिक कर लीजिए, सभी टिक कर लिया ना? चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो गर्म करने पर वह बदल जाता है। किसी द्रव को गर्म करने पर किसमें बदल जाता है? पहला, ठोस में। दूसरा, गैस में। तीसरा, किसी में नहीं। चौथा, जल वाष्प में। तो हमें पता है कोई भी द्रव वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म होने के बाद गैस बनकर ऊपर उड़ेगा। तो सेकंड आप कर दीजिए, गैस। चलिए, अब अगला देखते हैं। गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह। गैस को किसी बर्तन पर रखने पर वह, पहला, उसकी उसकी तल में बैठ जाएगा। तल नहीं, यहाँ पर तली है, ठीक है बच्चों। उसकी तली में, आप किताब में देखिए, उसकी तली में बैठ जाएगा। कहाँ बैठेगा? पहला लिखा हुआ है, उसकी तली में बैठ जाएगा। तली। दूसरा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। और तीसरा है, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी। चौथा, उसको खाली कर दे।
तो आप सबको पता है गैस को किसी बर्तन पर रखने पर वो क्या करता है? दूसरा है सही उत्तर, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। उसको टिक कर लीजिए, उसको टिक कर लीजिए, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न, पदार्थ की निर्माण इकाई है। पदार्थ की निर्माण इकाई है। पहला परमाणु, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा न्यूट्रॉन। तो पदार्थ की निर्माण इकाई क्या है? सबको पता है, परमाणु। तो सभी परमाणु टिक कर लीजिए। पहला उत्तर, पहला परमाणु। चलिए, सभी ने कर लिया ना? अब हम अगला देखते हैं। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति। वो भी आप क्या करोगे? अपने किताब में ही लिखोगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब किताब में लिखना काफी है। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, ठोस का आकार डैश होता है। ठोस का आकार डैश होता है। क्या होता है? निश्चित। लिख लीजिए, निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है। अगला देखिए, अगरबत्ती की सुगंध डैश गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। किस गुण के कारण है? गैसीय गुण। यानी उसमें क्या होता है? जब ऊपर उठता है गैस निकलता है। तो अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो सभी गैसीय अपने किताब में लिख लीजिए। लिख लिया ना? अगर कोई भी लिख नहीं पाता है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। डैश पानी में घुल जाता है। मैंने यहाँ पे नमक लिखा है, आप चीनी, जो भी पदार्थ पानी में घुलता है आप उसका नाम लिख सकते हैं। डैश पानी में घुल जाता है। नमक। चलिए अब अगला देखते हैं। घ, डैश पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उत्तर लिखिए, अणु। हमने देखा था ना कि अणु क्या है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और परमाणु क्या है? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो अणु। चलिए इसके बाद सभी अपने नोटबुक को सामने रखेंगे और उत्तर हम नोटबुक में लिखेंगे। इतने प्रश्न को आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना था। आपने लिख लिया ना? अब हम लोग अपने नोटबुक को लेते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न आप लिखना शुरू कर दीजिए। अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए।
प्रश्न पहले लिख लीजिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। प्रश्न लिखने के बाद उत्तर लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम है। पदार्थ के 3 या तो आप ये भी लिख सकते हैं पदार्थ के 3 अवस्थाएं। कौन कौन सा है? प्रश्न अगर आपको लिखने में अभी परेशानी है तो उसके लिए आप 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का नाम है। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब हम आगे बढ़ते समय अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको दोबारा वही प्रश्न दिखाएंगे। सबने लिख लिया ना पदार्थ के 3 अवस्थाएं? चलिए, जिन्होंने लिख लिया वो अगला प्रश्न लिखिए। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। प्रश्न आप अपने अभ्यास पुस्तिका से देख के लिख सकते हैं। लिख लिया ना प्रश्न? चलिए अब उत्तर देखते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन पदार्थ का आयतन पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित रहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित रहते हैं। तो कौन सी अवस्था है? पदार्थ की ठोस अवस्था। जिन्होंने लिख लिया वो अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं। जिन्होंने लिख लिया वो अपना अगला प्रश्न ग लिख सकते हैं। सभी ने लिख लिया ना? नहीं लिखा तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? सभी प्रश्न लिख लीजिए। पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? चलिए उत्तर देखते हैं। पदार्थों को पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया वो अपना अगला प्रश्न लिख सकते हैं, और किसी ने नहीं लिखा तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम अब अगला प्रश्न देखें। चलिए, पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी किसे कहते हैं? प्रश्न लिख लीजिए, पारभासी किसे कहते हैं? उत्तर देखें। वे पदार्थ जिनके द्वारा वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, आर पार देखा
जा सकता है वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि उसके उदाहरण है। तो वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। और उदाहरण हमने देखा, तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। चलिए, आपने लिख लिया ना? नहीं लिखा तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, कारण बताइए। पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, क द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो हम लोग इसका कारण लिख रहे हैं। पहले प्रश्न लिख लीजिए, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। उत्तर देखिए, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। लिख लिया ना?
जिन्होंने लिख लिया वो अगला प्रश्न लिख लीजिए। जल से भरा, जल से भरा गिलास, गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। अगला प्रश्न लिखिए। हम लोग कारण बता रहे हैं। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। प्रश्न लिख लिया? चलिए अब देखते हैं, उत्तर देखते हैं। खाली गिलास, खाली गिलास में वायु भरा होता है। खाली गिलास में वायु भरा होता है। वायु के अणु, वायु के अणु दूर दूर होने के कारण वायु के अणु दूर दूर होने के कारण वायु का भार वायु का भार लगभग नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। खाली गिलास में वायु भरा होता है। वायु के अणु दूर दूर होने के कारण वायु का भार लगभग नगण्य होता है, नगण्य होता है। लिख लिया ना? जबकि जल के अणु पास पास, जल के अणु कैसा होता है? वायु के अणु से पास पास होता है। जल के अणु पास पास होने के कारण जबकि जल के अणु पास पास होने के कारण पास पास होने के कारण इसका भार अधिक होता है। जबकि जल के अणु पास पास होने के कारण इसका भार अधिक होता है। यही कारण है कि यही कारण है कि जल से भरा गिलास
यही कारण है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। भारी होता है। यही कारण है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। ये उत्तर आपने लिख लिया ना। अब हम लोग थोड़े और प्रश्न उत्तर बचे हुए हैं जो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। इन सब उत्तरों को आप अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तभी आपको पता है कि ये उत्तर क्या क्या है, क्योंकि आप ये सब पढ़ चुके हो। तो सारे प्रश्न उत्तर पढ़कर आओगे और इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो भी आप अपनी नोटबुक में एक बार याद करके लिख लोगे, जिससे कि आप अच्छे से सारे प्रश्न उत्तर, सारे अभ्यास प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आपने अगर नहीं किया हो तो आप अपने अगले कक्षा में बोल सकते हैं, हम आपको एक और बार वो दिखाएंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।